हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन और उनकी इक्वेशंस कैसे लिखते हैं और उनको बैलेंस कैसे करते हैं, वो पढ़ा था। पार्ट सेकंड में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तथा द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। During a chemical reaction, atom of one element do not change into those of another element। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तत्वों के परमाणु दूसरे तत्वों के परमाणु में परिवर्तित नहीं होते हैं और न ही परमाणु गायब होते हैं मिक्सचर से और कहीं और प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यानी तो न तो एक तत्व के परमाणु से दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित होते हैं और न ही ये किसी मिक्सचर से गायब होके कहीं और जगह पे आपको प्रकट होंगे या रीअपेयर होंगे या अपेयर होंगे, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टांसेस। यानी नए पदार्थ जो बनते हैं वो आबंध के टूटने और बनने से बनते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सबस्टांस है ए बी, वो रिएक्शन करता है एक्स वाई से, तो नया पदार्थ क्या बनेगा? ये कैसे बनेगा नया पदार्थ? यानी कि ए और बी ये दो तत्व है ए बी के अंदर जो यौगिक है, जो एक आबंध के द्वारा, एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये जैसे एक्स और एक वाई, ये तत्व है दो जो इस यौगिक एक्स वाई यौगिक या कंपाउंड में एक आबंध के द्वारा, बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो क्या होगा, इनके बॉन्ड आपस में तुड़ेंगे, पहले बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। नए बॉन्ड कैसे बनेंगे? ये ए जो था, ये ए रिएक्ट कर देगा वाई के साथ, प्लस जो बी था वो रिएक्शन किससे होता है? एक्स के साथ, एक्स बी बन जाएगा। यानी कहने का मतलब जब बॉन्ड टूटेंगे तो इसके आयन बनेंगे, ये पॉजिटिव वाला बन जाएगा, ये आपका नेगेटिव बनेगा। तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। तो इसका ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इस तरह से ये नए पदार्थ बनाते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो नए, अभी तत्व देखो, तत्वों के परमाणु ए इधर था तो ए भी आपको इधर ही मिलेगा प्रोडक्ट के साइड में, बी था तो बी भी आपको मिलेगा, एक्स इधर था तो एक्स भी आपको प्रोडक्ट की साइड में मिलेगा, वाई था तो वाई भी मिलेगा। यानी कहने का मतलब जो रिएक्टेंट के जो पदार्थ रहते हैं, जो परमाणु रहते हैं, तत्व रहते हैं, वही तत्व आपके प्रोडक्ट में भी मिलते हैं। सिर्फ उनके आबंध टूटकर नए आबंध या नए बॉन्ड्स बना देते हैं जिससे नए पदार्थ बनते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, वियोजन, संयोजन का उल्टा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन, उपचयन एवं अपचयन। अब इन सब के बारे में एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन होना यानी जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होगा? इसमें जुड़ना। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सबस्टांसेस, या दो से अधिक पदार्थ कंबाइन टू फॉर्म, दोनों जुड़ के फॉर्म अ न्यू सिंगल सबस्टांसेस, जुड़ के एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसको ए बी के हिसाब से समझते हैं। सपोज जैसे ये ए पदार्थ है और ये बी पदार्थ है, ये दो है, दो से अधिक हो सकते हैं तो दो हो गए। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, एक ही पदार्थ बनाएंगे ए बी। यानी यहाँ पे ए एक पदार्थ था, बी दूसरा पदार्थ था, जब प्रोडक्ट बना तो एक ही पदार्थ ए बी बना। यानी जो अभिक्रिया में रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, वो दो से अधिक रहेंगे, दो या दो से अधिक रहेंगे, जबकि उत्पाद जो रहेगा वो हमेशा एक ही रहेगा, सिंगल उत्पाद रहेगा। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर जल भरते हैं, वाटर, और इसके अंदर चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसको डाला तो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ये बुझा हुआ चूना। यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसको स्लैग्ड लाइम या बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इस बीकर को आप हाथ लगाएंगे ना तो रिएक्शन के बाद आपको ये गर्म लगेगा, यानी इसके अंदर हीट बनेगी, यानी ऊष्मा निकलेगी इसके अंदर।
तो रिएक्शन के बाद ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका डिटेल में अगर आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो इसमें भी क्या हुआ, दो था, ये एक रिएक्टेंट, ये दूसरा अभिकारक, और बना क्या, ये एक ही उत्पाद बना, यानी सिंगल उत्पाद बना। यहाँ पे कोयले का दहन, कोयले को जब जलाते हैं, कोयला मतलब कार्बन, उसको अगर जलाते हैं, जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में भी देखो एक और ये दो अभिकारक हो गए और उत्पाद क्या बना आपका, एक ही उत्पाद बना। जल के निर्माण में क्या होगा, जो हाइड्रोजन रहेगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके या जल बनाती है, वाटर बनाती है। तो यहाँ पे भी देखो रिएक्टेंट कितने हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, बना क्या उत्पाद के रूप में, एक वाटर, यानी उत्पाद हमेशा एक बना है। रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, एक सिंगल उत्पाद बनता है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट यानी अभिकारकों से एक सिंगल उत्पाद बने, ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है वियोजन अपघटन अभिक्रिया या डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसका उल्टा होता है, विपरीत। डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन का उल्टा वियोजन। संयोजन में क्या होता था, जुड़ना, और इसमें क्या होगा, टूटना। यहाँ पे जो अभिकारक रहेगा यानी रिएक्टेंट रहेगा वो कितना रहेगा, एक। ए भी एक कोई पदार्थ है तो सिंगल है, जो रिएक्शन करने के बाद ए प्लस बी में टूट जाता है। इस तरह की अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। उसमें अभिकारक रहेगा यानी रिएक्टेंट वो सिंगल रहेगा, जबकि उत्पाद जो रहेंगे वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, लेबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, बॉइलिंग ट्यूब, उसके अंदर ये FeSO4 यानी फेरस सल्फेट डालते हैं और उसको हीट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं थोड़ी देर, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो वाटर था 7H2O वो लूज हो जाएगा, वो वहाँ से निकल जाएगा उसके क्रिस्टल से, और उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और बाद में और ज़्यादा हीट करते हैं उसको, तो वो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड इसमें परिवर्तित हो जाता है। और ये SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, उसकी एक अपने को गंध, कैरेक्टरिस्टिक गंध, एक विशिष्ट गंध अपने को सूंघने को मिलती है। तो इससे पता चलता है कि इसका क्या हो रहा है, अपघटन। अभी अपघटन कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट की तरफ एक ही पदार्थ है FeSO4, जबकि ये टूट के कितने पदार्थ बना रहा है, 1 2 3 मोर देन 2 बना रहा है, यानी 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों को टूट गया तो उसको अपन बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डीकंपोजिशन या वियोजन अभिक्रिया का। इसमें हीट लग रहा है, हीट के थ्रू हो रहा है, यानी ऊष्मा दे रहे हैं, तब इसका डीकंपोजिशन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हीट के द्वारा डीकंपोज हो, उसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन या ऊष्मीय वियोजन। अदर एग्जांपल देखते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन। जो सीमेंट बनाने की वाली फैक्ट्री, वहां पे क्या होता है, चूना पत्थर लेते हैं, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट देते हैं और वह कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम, यानी जिसको बोलते हैं अपन बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग कि ये अभिकारक है, जो रिएक्टेंट वो एक है, जबकि उत्पाद दो है, 1 और 2। इस तरह से दो उत्पाद बन गए एक पदार्थ के टूटने से। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, डीकंपोजिशन रिएक्शंस का। इसमें एक एक्टिविटी और करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिसमें जो थर्मल डीकंपोजिशन का एक पार्ट है, जिसमें क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, जो यहाँ पे लिया है, उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद देखते हैं कि लेड ऑक्साइड बनता है प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका भूरे रंग का धुआं, ब्राउन फ्यूम्स, जो ये इसको देखो, इसमें एक रिएक्शन करके बताया, जो एक्चुअल फोटो में आपको ला के लगाया यहाँ पे। तो इससे भूरे रंग के फ्यूम्स निकलते हैं। तो ये फ्यूम जो किसके है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। तो इसमें भी देखो ये हीट के थ्रू हुआ, इसलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। इस तरह से जो उत्पाद है वो मोर देन 2 है, उत्पाद कितने हैं, मोर देन 2, और जबकि यह रिएक्टेंट है वो सिंगल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, वहां पे एक उत्पाद था, यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट एक रहेगा और उत्पाद
2 या 2 से अधिक रहेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल और है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी जल का विद्युत अपघटन, यानी जल को विद्युत के द्वारा तोड़ना। यहाँ विद्युत से तोड़ते हैं इसलिए विद्युत अपघटन बोलता है। इसमें एक सेटअप लगाते, एक प्लास्टिक के मग में यहाँ पे 2 नीचे होल बना के ये इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट के छड़ रहते हैं रॉड, इलेक्ट्रोड बना के इसमें लगा देते और इनके ऊपर रबर से इसको स्टॉपर से पैक करते हैं और इनके ऊपर परख नली यानी टेस्ट ट्यूब्स लगा देते हैं दोनों के ऊपर उल्टा करके, और इनका कनेक्शन एक बैटरी से करते हैं। जो पॉजिटिव वाला रहेगा उसको अपन एनोड बोलेंगे और जो नेगेटिव वाला रहेगा उसको कैथोड बोलेंगे। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे यानी विद्युत देंगे तो क्या होगा कि वाटर का डीकम्पोज हो जाएगा, वाटर टूट जाएगा, यानी जो वाटर था वो विद्युत के द्वारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अभी कौन सी परख नली में हाइड्रोजन और कौन सी परख नली में आपका ऑक्सीजन इकट्ठा होगा ये डिपेंड करता है। जो हाइड्रोजन के आयन होते हैं वो H+ होते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिए। ऑक्सीजन का जो होता है वो -2 होते हैं। इस तरह आयंस बनते हैं। तो ये जो पॉजिटिव वाला है वो हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा यानी कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड कौन सा अपना, यहाँ, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे इकट्ठी होगी और ऑक्सीजन कहाँ पे इकट्ठी होगी, यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगी और इस परख नली में यानी इस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी होगी। एक चीज देखते हैं अपन कि इसमें वॉल्यूम थोड़ा आपको कम दिख रहा है, इसमें ज्यादा दिख रहा है। इसका वजह क्या है कि एक जब जल का अणु यानी एक जल का अणु जब टूटता है तो आपके 2 हाइड्रोजन बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन अणु बना रहे हैं यहाँ पे, ये देखो 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही अणु बनता है, एक ही मॉलिक्यूल बनता है, इसलिए हमेशा हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन से डबल होगा। दूसरा एक एग्जांपल और देखते हैं, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसके लिए एक्टिविटी दे रखी है उन्होंने, एक सनलाइट में उन्होंने एक चाइना डिश में क्या किया कि सिल्वर क्लोराइड को रख के थोड़ी देर देखा, थोड़ी देर देखते उसमें जो सिल्वर क्लोराइड था वो व्हाइट कलर का था, लेकिन सनलाइट की वजह से वो धीरे धीरे दूसर यानी ग्रे कलर का हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो AgCl है वो सनलाइट की वजह से डीकम्पोज होके Ag और Cl2 में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए आप, इसका जो अभिकारक है वो 1 है जबकि उत्पाद आपके 2 है। ये सेम सिल्वर क्लोराइड की जैसे एक सिल्वर ब्रोमाइड होता है जो भी सेम अभिक्रिया दिखाता है, इसी तरह का व्यवहार दिखाता है। उसमें सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की उपस्थिति में सिल्वर और आपका ब्रोमाइड में डिकम्पोज हो जाएगा। पहले क्या होता था कि ये रील वाले कैमरे चलते थे, उसमें रील के प्लास्टिक की रील होती थी, उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा रहता था, फोटोग्राफी में काम आता था क्योंकि फोटो सेंसिटिव होता था। ऐसी अभिक्रिया है जिसके दौरान प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा या हीट निकले, इसको अपन बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका ये एग्जांपल है, चूना था, वाटर में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपको हीट निकली, जिसमें हीट निकलती है उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अदर एग्जांपल्स देख सकते हैं एक्सोथर्मिक के, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, घर में अपन नेचुरल गैस को दहन करते हैं, उसका जलाते हैं तो आपको हीट मिलती है। रेस्पिरेशन, श्वसन में भी हीट निकलती है तो वो भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है। इसके अलावा डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट, जब कंपोस्ट बनता है, ये सब्जियां वगैरह सड़ के कंपोस्ट जो खाद बनती है उसमें भी हीट निकलती है, तो ये भी एग्जांपल आपका किसका हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। अभी उसका उल्टा, जैसे अपने इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में देखा कि उसमें अपने को किसी को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ रही है, यानी ऐसी अभिक्रियाएं रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसके अंदर ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा निकलती नहीं है बल्कि ऊर्जा लगती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं देती। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी की जरूरत पड़ती है उनको डिकम्पोज करने के लिए। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, आपकी हीट के रूप में हो सकती है, उष्मा के रूप में, लाइट के रूप में भी अपन ने देखा, सनलाइट का यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का देखा हमने, इसका यूज करके वाटर का डिकम्पोजिशन कर रहे थे। तो इन सभी क्रियाओं में हीट या किसी भी तरह से एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी अभिक्रिया को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जो हीट देके डिकम्पोज किया गया था कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये इसमें हीट लग रही है, यहाँ पे हीट अपन दे रहे हैं, तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक एक्टिविटी की है बुक में जिसमें क्या कर रहे हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड को दोनों के विलयन को मिला देते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो थोड़ी देर मिला के उसको हिलाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, तो देखते हैं टेस्ट ट्यूब नीचे से आपको ठंडा लगेगा। वो ठंडा लगने का मतलब क्या हो गया,
इस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण हुआ है। ठंडा, पात्र ठंडा हो गया। अगर रिएक्शन के बाद पात्र आपका गर्म हो गया तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और अगर पात्र रिएक्शन के बाद ठंडा होता है तो उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया है, यानी जहां पे एक पदार्थ, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके कंपाउंड से, उसके यौगिक से डिस्प्लेस कर देता है, उससे वहां से हटा देता है। हटाना, डिस्प्लेस का मतलब हटाना, हटा देता है। तो इस तरह अभिक्रिया को अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। देखते हैं, जैसे ए प्लस एक तत्व एलिमेंट है जो एक्स वाई, ये एक यौगिक है यानी कंपाउंड है। ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक्स को हटा देगा, एक्स को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, तो ये बन जाएगा आपका ए वाई प्लस एक्स। इसने क्या किया, एक्स वाई से यानी इस कंपाउंड से एक्स को हटा दिया। तो इस तरह की अभिक्रिया को अपन क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन डालेंगे, जलीय विलेन, और इसके अंदर लोहे की कील है, आयरन नेल्स को थ्रेड की सहायता से टेस्ट ट्यूब में डुबो के रखते हैं। तो थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होना चालू हो जाता है, हल्का पड़ता है और मलिन हो जाता है। इस तरह इसका कलर चेंज हो गया। जो कील थी आपकी आयरन की, वो क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। यानी जो ये तत्व है आयरन तत्व, ये कॉपर सल्फेट के यौगिक से कॉपर तत्व को यहाँ से हटा देगा और क्या बना देगा, FeSO4। और FeSO4 का जो कलर होता है वो थोड़ा मलिन टाइप का होता है। तो ये ब्लू कलर मलिन में FeSO बनने की वजह से प्रोड्यूस होता है और कॉपर को रिलीज कर देगा। और जो आयरन था वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस किया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें Zn जस्ता कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह आके क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर आपका साइड में हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर लेड अगर डालेंगे, लेड मतलब सीसा, लेड को हिंदी में बोलते हैं सीसा, अगर इसको डालेंगे तो ये कॉपर को यहाँ से हटा देगा, डिस्प्लेस करके PbCl2 लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर आपका डिस्प्लेस हो। इस तरह से हम देखते हैं कि जो आयरन है, जो लोहा है, जो जिंक है, जस्ता और लेड, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर क्रियाशील तत्व है, किससे, कॉपर से, तांबे से, इसलिए ये कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंदर रिएक्टेंट के आपस में आयनों का एक्सचेंज हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल लिया है, AB एक रिएक्टेंट है और XY से रिएक्ट करेगा, तो AB का जो आयन बनेंगे A प्लस B माइनस, X को बनेंगे X प्लस और Y माइनस। तो इसका X, ये इसका जो प्लस A था वो Y के साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा और बना देगा AY, और जो X था वो Y के साथ एक्सचेंज कर देगा, वो बनाएगा XB। इस तरह की अभिक्रिया को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जाम्पल और लेते हैं उसमें, जैसे सोडियम सल्फेट का है Na2SO4, तो इसके जो आयंस बनेंगे Na प्लस और SO4 माइनस 2, Na प्लस यहाँ 2 बनेंगे, और यहाँ पे बेरियम में देखते हैं तो Ba प्लस 2 और Cl माइनस, और Cl माइनस के 2 बनेंगे। तो ये बेरियम Ba प्लस 2 है, ये जो प्लस वाला है इसके माइनस आयन से एक्सचेंज हो जाएगा, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा आपका बेरियम सल्फेट। और Na प्लस था और जो क्लोराइड के साथ मिलके क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड NaCl। और जो बेरियम सल्फेट जो बन रहा है वो सॉलिड फॉर्म में बनता है, यानी ये दोनों इक्वल्स होते हैं, ये सॉल्यूशंस होते हैं। इनको जब किस टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं, जैसे इस एक्टिविटी में अपन लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेंदे में देखते हैं, इसके टेस्ट ट्यूब के पेंदे में, तो आपको ये श्वेत अवक्षेप यानी व्हाइट PPT दिखेगा। यहाँ पे देखो इकट्ठा हो रहा है। PPT क्या होता है, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, यानी अविलेय पदार्थ जो विलेन में घुलनशील नहीं होता है, इसको बोलते हैं अवक्षेप। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एक और अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें क्या है, लेड नाइट्रेट को Ai यानी पोटेशियम आयोडाइड से साथ रिएक्शन करवाते हैं। कुछ सोल्यूशन होते हैं, जलीय विलीन रहते हैं, जब इनको मिलाते हैं तो आपको पीला अवक्षेप के रूप में PbI2 बनता है, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। अब ये कैसे होता है, जो Pb था
PbNO3O2 था वो Pb+2 और NO3 माइनस में बनता है। ये NO3 माइनस के दो मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ पे, और Ki जो टूटेगा वो K+ और I माइनस में, इसके दो मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो इनके भी दो दो बनेंगे। तो ये K था K+, वो NO3 माइनस से रिएक्शन करके क्या बना देगा KNO3, और जो Pb+2 था वो I के साथ रिएक्शन करेगा और PbI2 बनेगा, यानी लेड आयोडाइड बन जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी उपचयन एवं अपचयन, ये क्या होता है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं कि चाइना डिश के अंदर कॉपर का पाउडर डाल के उसको हीट करते हैं, जाली पे रख के, वायर गॉज पे रख के उसको हीट करते हैं। तो जो कॉपर पाउडर रहता है हीट करते हैं तो वह उसके ऊपर एक काली परत आ जाती है, ब्लैक कोट आ जाता है। वो किसकी वजह से होता है, कॉपर ऑक्साइड बनने से। यानी जो कॉपर था उसको हीट किया, एयर की ऑक्सीजन थी उसके साथ रिएक्शन करके CuO बनाया, यानी कॉपर ऑक्साइड बनाया। अब क्या करते हैं, उसी के ऊपर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, तो जो काली परत थी वो सरफेस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्राउन में, भूरे कलर में हो जाती। तो उसमें क्या रिएक्शन हो रही है, जो कॉपर ऑक्साइड बना था उसके ऊपर से हाइड्रोजन को पास किया तो वो कॉपर और जल में कन्वर्ट हो गया। वो जो कॉपर है वही आपको ब्राउन कलर में दिखता है। तो दोनों रिएक्शन में देखते हैं, इसमें क्या हुआ, पहले वाले में इसके कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा और कॉपर ऑक्साइड बना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल के कॉपर बना रही है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी उपचयन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर क्या कहता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा आपका उपचयन या ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, रिडक्शन यानी अपचयन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना, और गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वृद्धि या हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या कहलाएगा आपका अपचयन या रिडक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन को पास करते हैं तो Cu+H2O बनता है। इसमें देखिए CuO से ऑक्सीजन का निकल कर क्या बना, Cu कॉपर बना, तो यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया आपका रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन था उसमें ऑक्सीजन जुड़ा और क्या बना वाटर, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो इसके हम देखते हैं कि एक ही रिएक्शन में एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे पदार्थ का रिडक्शन हो रहा है। यानी इन अदर वर्ड वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज, उपचित हो रहा है, while the other gets reduced यानी अपचित हो रहा है during the reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions यानी उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, या फिर बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम जो बना है वो रिडक्शन से रेड लिया, ऑक्सीडेशन से ऑक्स लिया, तो इस तरह से क्या बन गया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया का रिएक्शंस का और एग्जांपल देखते हैं, ZnO+C Zn+CO, यहाँ से Zn से O निकला, Zn बना तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा और CO बन गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा ऑक्सीडेशन। यानी दोनों रिएक्शंस साथ में चलती है। MnO2 से O2 निकल के MnCl2 बना, यानी ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन हो गया, और HCl से H निकला, हाइड्रोजन का निकलना, और क्या बना आपका Cl2, यहाँ पे हाइड्रोजन का निकलना आपका क्या वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे रिडक्शन हुआ MnO2 का MnCl2 में, और यहाँ पे HCl का Cl2 में ऑक्सीडेशन हो गया। Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये इसके साथ जुड़ के ऑक्सीजन का जुड़ के क्या बनाया MgO, यानी यहाँ क्या हो गया Mg का MgO में ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ एक समरी है, रेडॉक्स को दो पार्ट में बांटा अपन ने, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के तौर पे अपन ऑक्सीडेशन किसको डेफिनेशन होगी, ऑक्सीजन का जुड़ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का निकलना। इस दोनों केस को ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है या हाइड्रोजन का निकलना होता है, उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव यानी द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन डेली लाइफ। एग्जांपल है कोरोजन, जिसको बोलते हैं संक्षारण, यानी जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, लोहे की जो चीजें रहती है वो नई नई रहती है तब एकदम शाइनी चमकदार दिखती है, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है उसके ऊपर एक
लालिमा, लाल कलर का लालिमा लिए हुए एक भूरा रंग का पाउडर बन जाता है उसके ऊपर। या देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी कीले थी ये ब्राउन कलर के कोटिंग आ गया उसके ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम कॉमनली रूप में बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पर जंग लगना। यानी जब कोई मेटल या धातु जिसके ऊपर आर्द्रता यानी मॉइस्चर या नमी का और एसिड का प्रभाव पड़ता है तो वह कोरोड हो जाती है यानी संक्षारित हो जाती है, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कोरोजन संक्षारण। इसके अलावा और भी एग्जांपल देखते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, यानी काली परत, चांदी के ऊपर काली परत। ये देखो सिक्का है जिसके ऊपर चांदी का सिक्का है, इसके ऊपर काली परत चढ़ी हुई है। ये भी किसका एग्जांपल है, कोरोजन का। दूसरा ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, यानी हरी परत तांबे के ऊपर। ये देखो कॉपर के ऊपर ये ग्रीन ग्रीन कलर का आ गया। लोहे पे जंग लगना एक गंभीर समस्या है जिससे इकोनॉमिकली बहुत सारा लॉस होता है, क्योंकि लोहे से बहुत सारी चीजें बनती है, गाड़ियाँ, पुल, पटरियाँ, रेलवे, बहुत सारी चीजें बनती है। दूसरा एक प्रभाव जो अपन देखते हैं डेली लाइफ में वो है रिंसिडिटी, यानी विकृत गंधिता। जब तेल या तेल से बनी हुई चीजें उपचित होती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो उनको बोलते हैं अपन रिंसिड होना, यानी विकृत गंधी हो जाती है, जिससे उनकी स्मेल जो गंध रहती है और उनका जो स्वाद रहता है वो बदल जाता है, वो खाने लायक नहीं बनते, वो खराब हो जाते हैं ज्यादा दिन तक हम रखते हैं तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ऐसी चीजें जो तेल या तेल से बनी चीजें रहती है उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, यानी प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ डालते हैं। वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं और चीजों को ज्यादा दिन तक चलाए रखते हैं हम लोग। इसके अलावा उसका स्टोरेज जो रहता है, उनको जब रखेंगे ऐसे खानों को, जो तेल या तेल की चीजों को, उनको एयर टाइट कंटेनर में भर के रखते हैं। वायु रोधी जो कंटेनर रहेंगे, जो डिब्बे रहेंगे, उनमें रखेंगे तो वो ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती है, खराब नहीं होती है। इसके अलावा जो चिप्स होते हैं, चिप्स का जो बैग होता है उसके अंदर भी हवा भरी जाती है, लेकिन वो हवा कौन सी होती है, नाइट्रोजन, ना कि अपनी नॉर्मल हवा होती है। नॉर्मल हवा रहेगी तो उसमें ऑक्सीजन रहेगा और वो उसको ऑक्सीडाइज करके खराब कर लेगा। इसकी जगह क्या करते हैं, वो उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस होती है, ठीक है ना, जो चिप्स को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज होने से बचाएगी, उपचित नहीं होगी और चिप्स आपकी ज़्यादा दिन तक चलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।